हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 26 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे, विभिन्न न्यूज पोर्टल वेबसाइट से लिए गए हैं और ये सभी पॉइंट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई जैसे महत्वपूर्ण जो खबरें हैं उनको समाहित किया जाता है और ये जो सेशन है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपी आरओ तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं, साथ ही साथ बैंक, पीओ, एसएससी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर डे शाम को 7:30 बजे वीडियो आपको उपलब्ध होता है। और इस क्लास से रिलेटेड टेस्ट, पीडीएफ, पीपीटी इत्यादि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए एक जानकारी है आपके लिए कि घटना चक्र के साथ डेली करंट अफेयर की संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। यहाँ पर डेली शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाता है और साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको करंट अफेयर का पर डे टेस्ट मिलता है। 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 एमसीक्यू होते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ ही साथ प्रतिदिन ऐप पर चित्रात्मक क्लास पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाती है और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना हुआ है जहां पर आपको प्रतिदिन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिल जाती है जिससे आप प्रिंट आउट भी निकलवा के आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। मासिक पैकेज है हमारा ये। महीने के एंड में आपको पूरे महीने का कंपाइल पीडीएफ भी दे दिया जाता है और साथ ही साथ जो महीने के एंड में एक करंट अफेयर का फुल टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 हिंदी के होते हैं, 100 इंग्लिश के होते हैं और यहाँ पर डिस्कशन और आपके डाउट क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बनी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारा पैकेज आप हमारे ऐप पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक सरप्राइज है आपके लिए, सरप्राइज खासकर उनके लिए जो आरओ की परीक्षा दे रहे हैं। आरओ की परीक्षा आप दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब आपकी तैयारी को ही परखना होगा कि आपकी तैयारी कैसे है। तो तैयारी को परखने के लिए घटना चक्र आपके साथ खड़ा है और अपनी तैयारी को आप कैसे परखें, अपने आप को कैसे इंप्रूव करें, प्रतिदिन आप अपने आप को कैसे इनहांस कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए घटना चक्र आपके लिए लेकर आया है ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, ठीक है। आरओ ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है ये 50 सेट की अनूठी श्रृंखला है और इसके बारे में अनाउंसमेंट बहुत जल्द ही आपके बीच में की जाएगी। आलोक सर एक वीडियो के माध्यम से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, ठीक है। इसको आप धैर्य बनाए रखिए। अभी थोड़ी देर बाद या फिर कल इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, कैसे आप इसको परचेज कर सकते हैं, कैसे कैसे इसमें आप खुद को एनरोल कर सकते हैं, कैसे आप जाके टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं, अपनी लाइव रैंकिंग दे सकते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ ये पूरा जो प्रैक्टिस सेट है, ये पूरे प्रैक्टिस सेट आपको ऑनलाइन माध्यम में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, यदि एक जानकारी, एक सरप्राइज था आपके लिए जिसका अनाउंसमेंट मैंने कर दिया है, इसके बारे में डिटेल जो है वो आलोक सर आपको बताएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करें। पहली खबर क्या है? कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? कुमार मंगलम बिरला को प्रदान किया गया है और उनसे संबंधित जो पॉइंट्स हैं उनको चर्चा कर लेते हैं। तो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन और जाने माने उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, कि बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर के अवार्ड से निम्नलिखित में से किसको सम्मानित किया गया है, ठीक है। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला या अन्य कोई नाम दे दे, ठीक है। तो वहां पर आप टिक करके आइएगा कि जो कुमार मंगलम बिरला है ये आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है और इनको बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहां पर चर्चा करें तो कुमार मंगलम बिरला ने नालको के एल्यूमिनियम और कॉपर कारोबार का विस्तार करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने ईवी मोबिलिटी और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो कॉपर और एल्यूमिनियम है, कॉपर और एल्यूमिनियम का जो विस्तार है, कारोबार है, उस विस्तार देने के लिए 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा किसके द्वारा की गई है? कुमार मंगलम बिरला के द्वारा की गई है। अगली खबर पर चर्चा करें तो 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा गुजरात, ठीक है। भारत में पहली बार, मतलब भारत में आयोजित किया जा रहा है जो ये 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप है, ये भारत में इस बार आयोजित की जा रही है। और कहां पर होगा? वेन्यू कहां पर है? तो गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। यहां पर चर्चा करें, भारत पहली बार 1 से 15 अक्टूबर 2025 तक अहमदाबाद के नारनपुरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, ठीक है। कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? तो ये 1 से 15 अक्टूबर के बीच में भारत में पहली बार आयोजित होगा। कहां पर होगा? गुजरात के अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद में कहां? नारनपुरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहीं पर 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की आयोजन की जाएगी जिसमें तैराकी, गोताखोरी, कलात्मक तैराकी और वाटर पोलो इत्यादि गेम्स जो है वो सम्मिलित होंगे। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, चूंकि पहली बार भारत में आयोजित हो रहा है इस वजह से और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। याद रखना, 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप कहां पर? अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। पहली बार है भारत में आयोजित किया जा रहा है। यहां पर चर्चा करें, गुजरात सरकार और एशिया एक्वेटिक्स से भारतीय तैराकी
महासंघ को चैंपियनशिप आयोजित करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, जिसमें जापान और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के तैराक भाग लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखें अगली महत्वपूर्ण खबर और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए ऐसे जो इनोवेटिव कार्य होते हैं उनमें केरल बहुत अव्वल है, बहुत आगे है। ठीक है, तो वहीं पर देखा जाए तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग से आयोग, अलग से कमीशन बनाने वाला केरल जो है ये पूरे भारत का पहला राज्य बन गया है। यहां पर चर्चा करें पॉइंट्स की तो केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने केरल राज्य के वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित कर वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित किया गया है। किसके द्वारा पारित किया गया है? केरल के द्वारा पारित किया गया है। ठीक है, केरल के द्वारा पारित किया गया है और इसी के साथ केरल राज्य जो है ये वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आगे चर्चा करें, जो ये आयोग है यह एक वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याणों की रक्षा करना तथा नीति निर्माण में सलाहकार की भूमिका निभाना है। ठीक है, नीति निर्माण में पॉलिसी मेकिंग का कार्य करेगा ये वैधानिक आयोग। आगे चर्चा करें, यह पहल केरल की वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, पुनर्वास और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, और इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगले खबर पर चर्चा करें, इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखा जाए सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी हुई है। जो सांसद है, सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2025 को सांसदों एमपीज के वेतन में 24% की वृद्धि की आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। कब जारी की है ये डेट जरूर याद रखना, 24 मार्च को जारी की गई है, 24 मार्च 2025 को। और कितने परसेंट की बढ़ोतरी? 24% की, यानी कि इसको याद करना आपके लिए आसान हो जाता है, 24 मार्च को 24% की बढ़ोतरी। ठीक है, आगे चर्चा करें, यह संशोधन जो हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है, तो यह संशोधन सांसदों के वेतन भत्ते पेंशन अधिनियम के तहत किया गया है और इसे आयकर अधिनियम 1961 लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुरूप लागू किया गया। जो ये सांसदों का वेतन भत्ता है ये सब आयकर अधिनियम 1961 के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुरूप ही लागू किया गया है। और यहां पर देखा जाए तो यह वेतन वृद्धि अप्रैल 2018 के बाद पहली बार की गई, यानी कि अप्रैल 2018 के बाद पहली बार सांसदों के वेतन में वृद्धि की गई है। और यहां पर पॉइंट्स पर चर्चा कर ले तो वर्तमान सांसदों के लिए संशोधित वेतन कितना होगा? तो लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1,24,000 कर दिया गया है। ठीक है, 1,24,000 कर दिया गया है। 24% की वृद्धि हुई है, तो 24% की वृद्धि के साथ कितना हो गया है? पहले 1 लाख था, अब कितना हो गया? 1,24,000 हो गया है। ठीक है, और वहीं पर दैनिक भत्ते की बात कर ले, दैनिक भत्ते में देखा जाए तो दैनिक भत्ता कितना हो गया? पहले 2,000 था, अब बढ़ के कितना हो गया? 2,500 हो गया है। ठीक है, चलो, पूर्व सांसदों के पेंशन में वृद्धि कर दी गई है। अब यहां पर पूर्व सांसदों के जो पेंशन होता था उसमें कितनी वृद्धि हुई है? उसमें भी 24% की वृद्धि हुई है। देखा जाए तो पहले 25,000 मिलता था और इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 31,000 कर दिया है। जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व सांसदों को वेतन जो पेंशन होती है, पेंशन के रूप में 25,000 मिलता था पहले, अब बढ़ा के कितना? 31,000 कर दिया गया है। और वहीं पर जो अतिरिक्त पेंशन होते हैं 5 वर्षों से अधिक की सेवा के लिए 2,000 से बढ़ा के 2,500 प्रतिमाह कर दी गई है। ठीक है, और यहां पर देखा जाए तो 25% की वृद्धि हुई है। अतिरिक्त पेंशन में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि सांसदों की पेंशन होती है उसमें 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो अजय सेठ भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नियुक्ति के सेक्शन से, नियुक्ति के सेक्शन से ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर चर्चा करें तो केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2025 को वर्तमान आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब सरकार को राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन बनाना है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ जो अजय सेठ है, यहां पर देखा जाए अजय सेठ ने भारत की आर्थिक नीतियों को आकार देने और वित्तीय सुधारों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहां पर नियुक्तियों के सेक्शन से ये हेडिंग ही आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस हेडिंग को याद कर लीजिएगा, आपका 1 नंबर फिक्स हो गया नियुक्तियों में। अजय सेठ भारत के नए वित्त सचिव बने हैं और ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्वेश्चन जो है ये यूपी एपीओ वित्त सचिव से रिलेटेड क्वेश्चन यूपी एपीओ में आ चुका है। ठीक है, और यहां पर आप तैयारी करके रखिएगा।
जुडिशरी वाले जो है उनके लिए भी करंट अफेयर उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना यूपी पीसीएस वालों के लिए होता है। प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही यूपी जे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी एपीओ, बिहार एपीओ सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो अगले खबर पर चर्चा करें तो राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। जो नीति आयोग है, अब नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? राजीव गाबा बने हैं। यहां पर इनकी चर्चा की जाए तो पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गाबा जो है इनको नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, राजीव गाबा जो है ये पहले कैबिनेट सचिव थे, चीफ कैबिनेट सचिव थे ये। ठीक है, आगे चर्चा करें, झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव गाबा 2019 से 2024 तक 5 वर्षों के लिए देश के शीर्ष नौकरशाह के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया और आर्थिक सुधार रणनीतियों सहित विभिन्न प्रमुख नीतिगत निर्णयों को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये तो इनकी बेसिक जानकारी हो गई, इनके बारे में जो इंट्रो है वो इंट्रो हो गया। लेकिन ये जाने रहिए कि राजीव गाबा जो है ये नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर दिए गए हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, जो नीति आयोग है ना, नीति आयोग, ठीक है, अब नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले खबर पर चर्चा करें, भारत का सामाजिक संरक्षण डेटा पूलिंग अभ्यास। ठीक है, भारत का सामाजिक संरक्षण डेटा पूलिंग अभ्यास, इसके बारे में चर्चा कर लें तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राज्यों और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से देश में सामाजिक सुरक्षा डाटा एकत्रीकरण का कार्य शुरू किया है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में सामाजिक सुरक्षा डाटा एकत्रीकरण का कार्य किसके द्वारा शुरू किया गया है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा राज्यों के साथ मिलकर तथा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से। ठीक है, पूरे भारत में जो सामाजिक सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट डाटा एकत्रीकरण कार्य है वो प्रारंभ किया गया है। और इस अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? इस अभ्यास को नाम दिया गया है सामाजिक संरक्षण डेटा पूलिंग अभ्यास। ठीक है, ये याद रखना, सामाजिक संरक्षण डेटा पूलिंग अभ्यास, इंडिया सोशल प्रोटेक्शन डाटा पूलिंग एक्सरसाइज। चर्चा करें आगे तो इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? इस अभ्यास का उद्देश्य है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का समग्र जानकारी प्राप्त करना। जो सामाजिक सुरक्षा के लिए भारत में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं उनकी समग्र जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, क्या क्या प्रोग्रेस हम कर सकते हैं और किन किन क्षेत्रों में ज्यादा स्कोप है प्रोग्रेस करने की, उन सब का जब हमारे पास डाटा होगा तभी तो हम सामाजिक कार्य से रिलेटेड कार्य को और ज्यादा प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। उन्हीं सब चीजों के लिए इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है राज्यों और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से। आगे हम चर्चा करें, पहले चरण में मंत्रालय ने केंद्रीय स्तर पर डाटा समेकन के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा सहित 10 राज्यों की पहचान की है। यानी कि जो पहला चरण में जो अभ्यास किया जाएगा वो जो मंत्रालय है यहां पर देखा जाए तो केंद्रीय स्तर पर डाटा समेकन करेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा सहित कुल 10 राज्यों में डाटा की पहचान करेगा, उनको समेकित करेगा और उस डाटा को एनालाइज करेगा और उसी के आधार पर प्रभावी रूप से देखा जाए तो सामाजिक सुरक्षा जो डाटा है उनको एकत्रित किया जाएगा और आगे प्रभावी ढंग से सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को संचालित किया जाएगा। ठीक है, चलो अगली खबर देखें, कानपुर में स्थापित होगा टेक्सटाइल मशीनें बनाने वाला देश का पहला पार्क। जो टेक्सटाइल मशीनें होती हैं अभी तक देखा जाए तो बाहर से इंपोर्ट की जाती थी, लेकिन देश में पहली बार टेक्सटाइल मशीन बनाने वाला पार्क स्थापित किया जाएगा। कहां पर? कानपुर देहात में। ठीक है, कानपुर देहात में स्थापित किया जाएगा। दैनिक जागरण की खबर है, चर्चा करें यहां पर तो कानपुर में देश का पहला टेक्सटाइल से संबंधित मशीनों बनाने वाला पार्क स्थापित करने की तैयारी चल रही है। यह पार्क निजी क्षेत्र में 875 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। कहां पर विकसित किया जाएगा? ये निजी क्षेत्र में 875 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा और कानपुर के उद्यमी है सुभाष अग्रवाल। ठीक है, क्या नाम है इनका? सुभाष अग्रवाल, ये कानपुर के उद्यमी है। इन्हीं सुभाष अग्रवाल के द्वारा ये जो पार्क है, ठीक है, टेक्सटाइल मशीनें बनाने वाला पार्क है, इसको अपने 775 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा कि जो हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता है वो कम हो जाएगी और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा कि जब मशीनें भी हमको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी,
मशीनें भी हमारे यहाँ की होंगी, सारा उद्योग धंधा हमारे यहाँ का होगा, तो जाहिर सी बात है कि कपड़े जो होंगे वो सस्ते होंगे। और टेक्सटाइल के लिए कानपुर जाना ही जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है, कपड़े और सस्ते होंगे। यहां पर चर्चा कर ले, इसकी स्थापना के लिए राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। जो टेक्सटाइल मशीन पार्क स्थापित किया जाएगा, इसकी स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी राज्य सरकार के द्वारा प्रदान कर दी गई है। कानपुर में टेक्सटाइल मशीन पार्क की स्थापना हो जाने के बाद प्रतिवर्ष करीब 40,000 करोड़ रुपए के मूल्य की मशीनें विदेशों से नहीं मंगानी पड़ेगी। हर साल देखा जाए तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की मशीनें इंपोर्ट करनी पड़ती थी विदेशों से। वो चीन से आती थी, जापान से आती थी, अमेरिका से आती थी, ब्रिटेन से आती थी। लेकिन अब क्या होगा, जब टेक्सटाइल पार्क बनके तैयार हो जाएगा तो यहीं पर मशीनें बनेंगी, और यहीं पर मशीनें जो बनेंगी वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों, साथ ही साथ कानपुर में भी सप्लाई होंगी। और जब सप्लाई होंगी मशीनें, तो सस्ते दामों पे कपड़े बनके तैयार होंगे। आप भी आराम से बैठ के यहीं पर यूएस पोलो के और अन्य ब्रांडों के कपड़े पहन के घूमेंगे। ठीक है, चर्चा करें, इनकी आपूर्ति कानपुर टेक्सटाइल मशीन पार्क से ही होने लगेगी। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो वही पॉइंट है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो उत्तराखंड के बाद गुजरात जल्द ही लागू करेगा यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन जाएगा? गुजरात बन जाएगा। और गुजरात ने इसकी घोषणा भी कर दी है। अभी गुजरात में देखा जाए तो विधानसभा का सत्र चल रहा है, और उसी सत्र के दौरान यह घोषणा की गई कि उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। और गुजरात ने यूसीसी लागू करने के लिए जो मसौदा था, उस मसौदे को तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर ले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए मसौदा तथा विचार विमर्श हेतु गुजरात सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। यूसीसी समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश, ठीक है, नाम क्या है इनका? रंजना देसाई। रंजना देसाई की अध्यक्षता में ही गुजरात के द्वारा मसौदा बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, और यहां पर देखा जाए सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीएल मीणा, अधिवक्ता आरसी कोडकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता सराफ भी इस कमेटी में शामिल थे। यानी कि टोटल देखा जाए ये 5 सदस्यीय कमेटी थी, 5 सदस्यों वाली कमेटी थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई अध्यक्षता कर रही थी गुजरात सरकार के द्वारा बनाई गई इस यूसीसी कमेटी की। ठीक है, और इस कमेटी के द्वारा जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। उसके बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड के बाद गुजरात पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, चलो अगली खबर पर चर्चा करें तो भारत में अपनी पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित की। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित की है, और ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आ जाए भारत की पहली, जैसे भारत का पहला टेक्सटाइल पार्क कहां पे स्थापित किया जा रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। भारत ने अपनी पहली एमआरआई मशीन विकसित कर ली है, ये भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन जाएगा? गुजरात बन जाएगा। कमेटी कौन सी है? ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जो पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ वही वही पॉइंट यहां पर आपको बताए जाते हैं। चलिए चर्चा करें, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित की है, जिसे अक्टूबर तक एम्स दिल्ली में परीक्षण के लिए स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहां पर स्थापित किया जाएगा? एम्स दिल्ली में इसको अक्टूबर तक स्थापित कर दिया जाएगा। और इस प्रकार देखा जाए तो एमआरआई मशीन बनाने में भी भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। चर्चा कर ले यहां पर, इस कदम का उद्देश्य उपचार लागत और आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता को कम कर रहा है। देखा जाए तो मेडिकल कॉस्ट जो हो रही है दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ती जा रही है। मेडिकल कॉस्ट जो है भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और उस दृष्टिकोण से यहां पर देखा जाए तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में 80 से 85% उपकरण जो होते हैं वो आयात किए जाते हैं, इंपोर्ट पर निर्भर है। मेडिकल सेक्टर में देखा जाए तो 80 से 85% जो उपकरण है उन उपकरणों का यहां पर आयात किया जाता है, आयात पर निर्भरता है। और यहां पर देखा जाए जब एमआरआई मशीन विकसित की गई है तो स्वदेशी एमआरआई मशीन भारत को चिकित्सा प्रौद्योगिकी में अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। ठीक है, तो चिकित्सा पद्धति में भारत अधिक आत्मनिर्भर बनकर उभरेगा। अगली खबर पर चर्चा करें, भारत और सिंगापुर के बीच ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछेगा भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया या एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। यहां पर चर्चा कर ले, भारत और सिंगापुर ने 25 मार्च को ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जहाज रानी गलियारे को डिजिटलीकरण करना और कार्बन रहित बनाना तथा सिंगापुर भारत ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर
दोनों देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, बढ़ाएगा। जो ये शिपिंग कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर, ये क्या करेगा, ये दोनों देशों के बीच में जो आपसी सहयोग है उस आपसी सहयोग को भी बढ़ावा देगा, तथा अगर कोई समस्या भी उत्पन्न होती है ना, तो उसके माध्यम से देखा जाए जो समस्या है, समस्या के निराकरण करने के लिए डिजिटल समाधानों में भी तेजी लाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर जो है ये आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, परीक्षा वहां से जरूर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश के बीच ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर विकसित करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। तो ये याद रखना, सिंगापुर और भारत के बीच में इसको हस्ताक्षरित किया गया है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो अल्पसंख्यकों के लिए राज्य आयोगों का सम्मेलन। अब ये जो अल्पसंख्यकों के लिए राज्य आयोगों का सम्मेलन है इसके बारे में चर्चा कर ले तो ये कब हुआ, ये 25 मार्च 2025 को हुआ। ठीक है, 25 मार्च 2025 को हुआ। कहां पर हुआ, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल, ठीक है, जो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है कहां पर, नई दिल्ली में, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। चर्चा कर ले तो अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने 25 मार्च को नई दिल्ली में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। परीक्षा वहां से पूछ सकता है कि राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का जो सम्मेलन था उसका आयोजन कहां पर किया गया था, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे चर्चा करें, इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। किसने उद्घाटन किया था, याद रखिएगा नाम, जॉर्ज कुरियन ने उद्घाटन किया था, जो अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं। ठीक है, कहां पर आयोजन हुआ था, तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन हुआ था 25 मार्च 2025 को। चलिए आगे चर्चा करें, अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में नीति निर्माता, विशेषज्ञ और हितधारकों का यह सम्मेलन, यहां पर इन्होंने भाग लिया। आगे चर्चा करें, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का, इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण को, ठीक है, अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के उद्देश्य के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको किस प्रकार से प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए, कैसे संचालित हो रही हैं और भविष्य में कैसे उनको उन्नत किया जा सकता है, उन सभी चीजों के लिए एक साझा मंच प्रदान करने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा जो विभिन्न राज्य आयोगों का, जो विभिन्न राज्यों के अल्पसंख्यक आयोग है उनके सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, मुंबई में PSCF 2025 का आयोजन किया गया। PSCF 2025 का आयोजन किया गया। यहां पर चर्चा कर लें, PSCF का फुल फॉर्म क्या है, तो प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन फोरम इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन फोरम जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन जो हो रहा है ये कहां पर हो रहा है, मुंबई में हो रहा है। कब से कब तक, 25 से लेकर 27 मार्च के बीच में। 25 से लेकर 27 मार्च के बीच में मुंबई में प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन फोरम का आयोजन किया जा रहा है। इसकी मेजबानी भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय जो राजस्व विभाग है, वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग, उसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो पब्लिक सेक्टर कोलैबोरेशन फोरम है, पब्लिक सेक्टर कोलैबोरेशन फोरम, इसका जो आयोजन किया जा रहा है ये किसके किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये आयोजन, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, मेजबानी कर रहा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, और साथ ही साथ जो राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय का है वो कर रहा है। और यहीं पर देखा जाए तो FATF भी सहयोगी की भूमिका में सम्मिलित है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। जो पब्लिक सेक्टर कोलैबोरेशन फोरम है एक वार्षिक कार्यक्रम है। यहां पर ये जो कार्यक्रम है ये वार्षिक कार्यक्रम है, हर साल आयोजित किया जाता है। जो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सदस्य देशों, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्रों के हितधारकों के बीच संवाद के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे FATF के जो सदस्य देश है वो भी सम्मिलित होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विभिन्न प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, तथा जो निजी क्षेत्र है उनके जो प्रमुख हितधारक है वो भी यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखें, विश्व टीबी दिवस 2025 शिखर सम्मेलन का आयोजन। जो विश्व टीबी दिवस शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन है ये कब किया गया था, परीक्षा में मैंने आपको बताया था पहले ही, जो प्रीवियस वीडियो आया था 24 मार्च का, वहीं पर मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अब यहीं पर देखा जाए, विश्व टीबी दिवस के अवसर पर ही 24 मार्च को नई दिल्ली में विश्व टीबी दिवस 2025 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, परीक्षा से पूछ सकता है कि वर्ल्ड टीबी डे समिट का आयोजन कहां पर किया गया था, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था,
24 मार्च को किया गया था। और यहां पर हम चर्चा कर ले इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। यहां पर चर्चा करें इस साल के आयोजन का थीम क्या था, जो आयोजन था वो किस थीम पर आयोजित किया गया था, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट और डिलीवर। और यही चीज जो है, ये जिस थीम पर इस वर्ल्ड टीबी डे समिट का आयोजन किया गया था, यही थीम हमारे वर्ल्ड टीबी डे जो सेलिब्रेट किया गया उसका भी थीम था। वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर, ये थीम है हमारा, ठीक है, वर्ल्ड टीबी डे का। आगे हम चर्चा कर ले, सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किया। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक देखा जाए तो भारत में टीबी उपचार कवरेज 59% से बढ़कर कितना हो गया है, वर्तमान में 85% हो गया है, ठीक है, 85% हो गया। 2015 की तुलना में देखा जाए तो 2015 से लेकर अब कितना हो गया, 85% हो गया है। और भारत सरकार के द्वारा 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था। चलिए अगली खबर देखें, और ये खबर भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर से इंपॉर्टेंट है, उसी से आप इसको रिलेट करिएगा। ड्रोन बेस्ड कार्निया ट्रांसफर की शुरुआत की गई है। यहां पर देखें तो 24 मार्च को ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ड्रोन बेस्ड कार्निया ट्रांसफर की शुरुआत की है, ठीक है। ड्रोन बेस्ड कार्निया ट्रांसफर की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, ICMR के द्वारा की गई है। इसके तहत ड्रोन से सोनीपत के डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल से कार्निया के ऊतकों को राष्ट्रीय कैंसर संस्थान एम्स झज्जर और उसके बाद एम्स नई दिल्ली तक सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। देखा जाए तो एक ड्रोन के माध्यम से सोनीपत के डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल था, यहां से जो कार्निया होती है ना, आंखों का कार्निया के जो ऊतक होते हैं, इन ऊतकों को पहले राष्ट्रीय कैंसर संस्थान एम्स झज्जर तक पहुंचाया गया, फिर उसके बाद क्या किया गया, उसी ड्रोन से एम्स नई दिल्ली तक उसको पहुंचाया गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं यही है वो ड्रोन, और इसी ड्रोन के माध्यम से जो कार्निया, जो ड्रोन बेस्ड कार्निया ट्रांसफर है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखा जाए तो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उस ड्रोन टेक्नोलॉजी का मेडिकल सेक्टर में किस प्रकार से यूज किया जा रहा है, ठीक है। और जो मेडिकल सुधार या चिकित्सीय सुधार होते हैं, चिकित्सीय सुधार से संबंधित आपके मुख्य परीक्षा में कोई पॉइंट आता है, प्रश्न आता है, तो वहां पर आप जो नवीनतम केस स्टडीज होते हैं उन केस स्टडीज के तौर पर या फिर उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर इन सारे पॉइंट्स को आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि ड्रोन बेस्ड जो चिकित्सीय सुधार है उसमें ड्रोन बेस्ड कार्निया ट्रांसफर की शुरुआत की गई। कहां से की गई थी, यहां पर आप जाने रहिए, सोनीपत से की गई। सोनीपत से पहले एम्स झज्जर में पहुंचाया गया और उसके बाद एम्स नई दिल्ली तक जो कार्निया के ऊतक है उनको सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। और यह आयोजन ICMR, एम्स झज्जर और एम्स नई दिल्ली तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया। जो ये कार्निया बेस्ड, जो ड्रोन बेस्ड कार्निया ट्रांसफर है, इसकी शुरुआत किसके सहयोग से की गई, तो यहाँ पर 4 लोगों के सहयोग से हुई, 4 संस्थानों, ICMR के सहयोग से, एम्स झज्जर के सहयोग से और एम्स नई दिल्ली के सहयोग से, तथा जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, भाई ड्रोन है तो जाहिर सी बात है कि ड्रोन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन ही संचालित किया गया, ठीक है। और ड्रोन से ही कार्निया के ऊतक जो थे उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया गया, ठीक, ये पॉइंट याद रखना। आज का हमारा लास्ट न्यूज क्या है, सिंगापुर मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन। अब जो सिंगापुर मैरीटाइम वीक 2025 है, ये कब से कब तक इसका आयोजन हो रहा है, तो यहां पर देखा जाए 24 से 28 मार्च तक सिंगापुर मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन किया जा रहा है। और सम्मेलन में भारत, सिंगापुर, फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल भाग ले रहे हैं। कौन कौन भाग ले रहे हैं, भारत यहां पर शामिल हो रहा है, सिंगापुर, फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल, ये यहां पर सम्मिलित हो रहे हैं, 6 देश। चर्चा कर ले तो भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय बंदरगाह एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा, सर्बानंद सोनोवाल जो है ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इंडिया, जो सिंगापुर मैरीटाइम वीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। सिंगापुर मैरीटाइम वीक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, परीक्षा में पूछे आप टिक कर दीजिएगा, सर्बानंद सोनोवाल ने किया, ठीक है। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो सम्मेलन का उद्देश्य, जो ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य ही यह है कि सभी प्रतिभागी देशों के बीच एक लचीले और बेहतर इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो सभी जो देश हैं, उन जो सभी आपसी देश इसमें सहयोग कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बीच में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही इसका आयोजन किया जा रहा है। अब आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए 2 कथन है। पहला प्रश्न है,
आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन क्या है? पहला कथन है कि भारत 2025 में पहली बार एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। दूसरा कथन है यह चैंपियनशिप कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। ये पहला प्रश्न है हमारा। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? यहां पर भी आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन है कि अजय सेठ को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और दूसरा कथन कह रहा है कि अजय सेठ इससे पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। और हमारा अंतिम प्रश्न कौन सा है? प्रश्न संख्या 3। यहां पर देखें, प्रश्न संख्या 3 क्या है? प्रश्न संख्या 3 यहां पर भी आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, बताइए। दो कथन है। पहला कथन है प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन फोरम 2025 का आयोजन 25 से 27 मार्च तक मुंबई में किया जा रहा है। दूसरा कथन है जो प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन फोरम है इसका आयोजन हर 5 साल पे एक बार किया जाता है। अब कौन सा कथन सही है? केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है? ठीक है, तो इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर से। और जो सरप्राइज था उस सरप्राइज के बारे में एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप अवेल करना चाहते हैं, ठीक है, आरओ की जो प्रैक्टिस सेट है उसको आप अवेल करना चाहते हैं, वो 50 सेट की प्रैक्टिस सेट है, SSGCP। उसको आप अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जाइएगा, और वेबसाइट पर कहां जाना है? आपको ऑनलाइन टेस्ट में जाना है। जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट पर क्लिक करेंगे और यहां पर ऑनलाइन टेस्ट में, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए ऑप्शन यहां पे खुल जाएगा। एक सेकेंड, देखिए, जैसे ही आप ऑनलाइन टेस्ट में क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा न्यू रिलीज में। ठीक, ऑल में आप जाएंगे, न्यू रिलीज में आपको वनडे का सेक्शन क्लिक करेंगे और वहीं पर आपको आरओ ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स 50 सेट्स की अनूठी श्रृंखला जो है ये आपको दिख जाएगी। ये 299 रुपए का पूरा पैकेज है और यहाँ पर 50 सेट्स आपको मिलेंगे जिसमें आप कंबाइन रूप से पूरे जीएस और हिंदी के जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट का आप लाभ उठा सकते हैं। हर सेट में देखा जाए तो लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। उन 50 क्वेश्चनों को आप जैसे पूरे दिन भर में आपने प्रैक्टिस करी, कहीं से पढ़ा, और पढ़ने के बाद रात में सोते समय या 1 घंटा आपने समय निकाला, 40 मिनट का समय निकाला, उस 40 मिनट में आप इस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। और इस सेट से रिलेटेड जितनी अधिक जानकारी है वो अधिक जानकारी जल्द ही कल एक स्पेशल वीडियो में आलोक सर लेकर आएंगे, उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा इन प्रश्नों का आप उत्तर जरूर से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। करंट अफेयर का वीडियो पैकेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, आप डायरेक्टली हमारे इस परचेज लिंक पर पहुंच जाएंगे जहां से आप इस करंट अफेयर से रिलेटेड जो बैच है, पैकेज है, उस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं और मात्र 19 रुपए में आपको सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी जानकारी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।